नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ में जर्जर रेलवे क्वार्टर की छत गिरने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद अब प्रशासन ने फतेह अली का तालाब में बनी रेलवे कॉलोनी में रह रहे लोगों को नोटिस देकर मकान खाली करने का निर्देश जारी किया है। जर्जर रेलवे कॉलोनियों में 4 से 5 हजार लोग रहने के लिए मजबूर हैं। सरकार से नोटिस मिलने के बाद उन सभी परिवारों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कई परिवार तो ऐसे भी हैं जिनको रेलवे कॉलोनियों में रहते रहते 40 वर्ष से ऊपर का समय भी बीत चुका है, लेकिन अब सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि सरकार अब आए। अब हम जाएं तो जाए कहां, क्योंकि सरकार की तरफ से नोटिस थमाया गया है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे। राजधानी लखनऊ में 16 सितंबर के दिन मकान की छत गिरने से 5 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने फतेह अली का तालाब में बनी रेलवे कॉलोनी जर्जर क्वार्टर में रह रहे लोगों को क्वार्टर खाली करने का निर्देश दे दिया है। निर्देश मिलने के बाद अब क्वार्टर में रह रहे लोगों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई है। हमारे संवाददाता भरत सेठी ने फतेह अली तालाब क्षेत्र में पहुंचकर वहां रह रहे लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना। इलाके में रह रहे लोग हादसे को याद करके कांप जाते हैं। लोगों का कहना है कि जब हादसे की जानकारी हुई और मौके पर पहुंचकर देखा तो स्थिति बहुत ही डरावनी थी। वहीं 40 साल से रह रहे तोताराम ने बताया कि हादसे के बाद हमारे सामने तमाम समस्याएं पैदा हो गई हैं। अब हम अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहां जाएं? सरकार को यह सोचना चाहिए और हम सभी लोगों के लिए सरकार को कुछ इंतजाम करना चाहिए। ये हादसे के बाद में बहुत दिक्कतें हो रही हैं और ख्वाब बहुत बच्चों पे हम लोगों में पड़ा हुआ, नींद नहीं आती रात भर। और सरकार ने आदेश कर दिया हुआ है तोड़ने के लिए, तो हम लोग परिवार लेकर कहाँ जाएं? कम से कम 20 साल से रह रहे हैं। तो अभी कमरे के किराए पे और अभी किराए का कमरा भी देख रहे हैं। अभी इतनी जल्दी किराए का कमरा भी नहीं मिल रहा है और बच्चे भी जा रहे हैं और हम लोग इतना चल फिर भी नहीं पाते हैं, बुढ़ापा शरीर है। और सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? सरकार से गुहार ये लगा रहे हैं कि हमको कहीं रहने का ठिकाना कहीं दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। जर्जर मकान में रहने के लिए अभी भी कई परिवार मौजूद हैं, जिनके सामने कई बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। क्वार्टर को गिराने के सरकार ने निर्देश दे दिए हैं। कभी भी सरकारी बुलडोजर क्वार्टरों पर चल सकता है, लेकिन वहां पर रह रहे लोगों की आपबीती सुनने वाला कोई नहीं आ रहा कि अब हम कहां जाएंगे और अपने परिवार को कैसे पालेंगे। इलाके में रहने वाले लोगों में कई महिलाएं ऐसी हैं जो पूरे महीने काम करके 5 से 6 हजार रुपए ही जुटा पाती हैं, लेकिन अब किराए के लिए कमरा ढूंढने पर कमरे का किराया ही अब 7 से 8 हजार रुपए से कम नहीं मिल रहा है। बहुत दहशत में जी रहे हैं भैया, यहाँ शौक में नहीं रह रहे हैं। बस हम लोग ये चाहते हैं हम लोग कहीं ठिकाना मिल जाए। हम लोग बड़े मजबूरी में यहाँ रह रहे हैं। जो हादसा हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे, कैसे क्या? अरे बहुत बुरा हुआ भैया, हम लोग तो विश्वास ही नहीं होता है। दिल दहल गया हम लोग। हमारी तो झोपड़ी है, इसी में रहते हैं हम। आप लोग को नोटिस आ गया है? जी, हम लोग जो है 2-3 दिन में खाली कर देंगे भैया। समझ में नहीं आ रहा जाए कहाँ। किस तरीके से हादसा हुआ है उसको लेकर कितना खौफ है आपको? बहुत खौफ है, बहुत डर है। अब नोटिस आ गया, आप कहाँ जाएंगे? आप कोई ठिकाना अब है? कोई सरकार दे हम लोग को सहारा, और कहाँ जाए? डर लगता है रात को रहते हो यहाँ पे? हाँ जब हादसे की जानकारी क्या मंजर था आपके सामने जब देखा? भैया, हम लोग को तो सुबह पता चला, हम लोग को नहीं पता। कितने लोगों की मौत हुई थी? 5, 3 बच्चे, 2 मियाँ बीवी। सरकार से क्या गुहार लगाओगे? अब सरकार से एक गुहार लगा कि कहीं हम लोग को सुविधा दें, बस सहारा दें। ये सर बहुत डर डर के सब यहाँ जी रहे हैं सर, और कब किसके साथ में क्या हादसा हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। और सरकार को हम लोगों के लिए इंतजाम भी करना चाहिए, लेकिन कोई इंतजाम ही नहीं है यहाँ पर। आदमी मकान छोड़ के कहाँ जाएगा? रोड पे तो रहेगा नहीं। और मकान भी अलॉट हुआ है तो वो दबंग आदमी वो खाली नहीं कर रहे हैं। सर हम लोग तो अलॉटमेंट है, अगर हम लोग को कहीं जगह देंगे तब तो जाएंगे, छोड़ के कहाँ जाएंगे बताइए।
जर्जर मकानों में किस तरीके से लोग रह रहे हैं, हकीकत जानने के लिए हमारे संवाददाता भरत सेठी ने कॉलोनी में बने क्वार्टर के हाल को जाना। इसी कॉलोनी में हादसा हुआ था। ये जो क्वार्टर आप देख रहे हो दोनों तरफ, यहाँ पर लोग रहते हैं दहशत में। अभी एक क्वार्टर के अंदर की जो तस्वीर है हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कितनी जर्जर स्थिति है। लोग यहाँ पर मजबूरी से रहते हैं, शौक से नहीं रहते। ऊपर की दीवारें जिस तरीके से हाल हो रखा है घर का, कब हादसे का शिकार हो जाए, खौफ के मंजर, खौफ के साए में जीवन को बिताने में के लिए मजबूर क्वार्टर के अंदर लोग रहते हैं। ऊपर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से सीलन आ रही है, कब हादसे का शिकार हो जाए। 2 कमरे का क्वार्टर है, यहाँ पर ऐसी स्थिति में लोग घर पर रहते हैं। हादसे के बाद लोगों में डर समा गया है, लोगों के अंदर कि अब हम यहाँ पर रह रहे हैं। सरकार ने नोटिस तो जारी कर दिया है कि आप लोग मकान को 10 दिन के अंदर खाली करें, लेकिन ये नहीं बताया है कि आखिर जाए कहाँ। कॉलोनी में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, उनसे बात करेंगे। जर्जर स्थिति में आप रह रहे हो मकान की, एक तो खौफ, दूसरा अब परेशानी कि आप जाए तो जाए कहाँ। क्या सरकार से आप गुहार लगाओगी और क्या इस समय आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि कैसे क्या अपने जीवन को व्यतीत करेंगे आने वाले समय में? अभी ऐसा हादसा हुआ है कि डर बस गया है, दूसरे मकान ढूंढ रहे, दूसरे खाने का ठिकाना नहीं है, चौका बर्तन करके हम लोग खुद एडजस्ट कर रहे हैं। दूसरे ये वाकया हो गया है। सरकार से बस यही है निवेदन की कुछ हेल्प कर दे हम लोग गरीब आदमियों की। नहीं है कई सालों से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, अचानक अब आप लोगों को जाना पड़ रहा है। अब किस तरीके से परेशानी आप लोगों के सामने है? बहुत परेशानी है सर, क्या बताएं आपको। रात में सो नहीं पा रहे, 3-3 4-4 बस यही सोच रहे हैं कहाँ से घर ले, कैसे घर चलाए, बच्चे कैसे पाले, सब कुछ की दिक्कत हैगी। क्या अभी आप लोग रूम देखने किराए पे गए थे क्या? हाँ, कोठी तरी ये तो फिर रूम देते 8-8 था, 9-9 हजार था, कमरा मिल रहा तहाँ ले पाएंगे, गरीब आदमी तहाँ से ले पाएगा। दिक्कत आ गई है हादसे के बाद से, तब सब जितने भी यहाँ पे लोग रहने वाले हैं सबके सामने समस्या है। पूरा जीवन यहाँ व्यतीत किया है, कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। हादसे के बाद आखिर जाए तो जाए कहाँ? भरत सेठी के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। हादसे के बाद से खौफ के साए में रह रहे लोगों को अपने परिवार की भी चिंता सता रही है। छोटे छोटे बच्चों के साथ क्वार्टर में रहने के लिए मजबूर हैं और अब सिर्फ यही सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार अब हम जाएं तो कहां जाएं। राजधानी लखनऊ से भरत सेठी की रिपोर्ट। तो 4 से 5 हजार परिवारों के सामने अब संकट खड़ा हो गया है आशियाने को लेकर। 2 कमरों का आशियाना वो भी उजड़ने को है। तो जाहिर सी बात है ये सवाल और ये संकट जिस तरीके से गहराया, तो इन परिवारों के सामने अब नए आशियाने को लेकर सरकार से भी गुहार है कि अगर सरकार की तरफ से हेल्प और मदद मिल जाती है तो जाहिर सी बात है उन्हें एक नया रहने का ठिकाना मिल जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से ये घटनाक्रम सामने आया, ये हादसा सामने आया, क्योंकि रेलवे के जो किनारे जो कॉलोनियां अलॉट हैं, या ये कहा जाए 40 सालों से यहाँ पर कोई 10 साल से रह रहा है, कोई 20 सालों से, कोई 40 सालों से रह रहा है और एक 2 तीसरी पीढ़ी तक लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। और अब अचानक से एक नोटिस थमा दिया जाता है सरकार की तरफ से कि 10 दिनों का वक्त दे दिया जाता है कि इस आशियाने को आपको छोड़ना होगा, यानी कि दूसरी जगह आपको अपना नया घर बसाना होगा। लेकिन अब संकट इस बात का कि अब नया घर, नया रूम किराए के लिए ये लोग तलाश कर रहे हैं, लेकिन किराया इतना ज़्यादा है। जो 5,000 कमाता है वो 8,000 रुपए का रूम कैसे लेना उसके लिए संभव होगा, क्योंकि ये वाकई बेहद गंभीर मामला हो जाता है। क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जो यहाँ इन क्वार्टर में, इन कॉलोनियों में रह रहे हैं। 2-2 रूम हैं इन कॉलोनियों में और इसी में अपना पूरा जीवन यहाँ पर बिताते चले आए हैं। और अब जब अचानक इन्हें नोटिस थमाया गया तो जाहिर सी बात है ये संकट बड़ा हो गया है इनके लिए। और इसीलिए
इस बात को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। दरअसल ये नोटिस इसलिए थमाया गया है क्योंकि पिछले दिनों जो हादसा निकलकर सामने आया, एक ही परिवार के 5 लोग हादसे का शिकार, क्योंकि जर्जर हालत में ये कॉलोनी थी और इसीलिए ये भरभरा कर गिर गई और एक परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। तो इसी वजह से सरकार ने ये नोटिस थमाया है क्योंकि जर्जर हालत में जो कॉलोनियां और ये क्वार्टर हैं तो इन्हें खाली कराया जा रहा है। अब दिक्कतें हैं और उन्हीं दिक्कतों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सामाजिक चिंतक भी जुड़े हुए हैं, लोटन राम निषाद जी हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता जुड़े हुए हैं, पवन तिवारी जी। तरुणिमा श्रीवास्तव हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रोहन सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं रोहन जी आपसे। हालांकि पहले अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं, ज़मीनी हकीकत को थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर किस तरीके से प्रतिक्रियाएं जो सामने आई उसको लेकर। पवन तिवारी, अब एक बड़ा सवाल इन परिवारों के सामने यही है कि नया आशियाना कैसे और कहां बसाएं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं और क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? जी, आपको बता दें कि हम इसमें मौजूद हैं फतेह अली की उसी रेलवे कॉलोनी में जहां पर कुछ दिन पहले एक भीषण हादसा हुआ था जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने यहां पर रहने वालों को उससे पहले भी नोटिस जारी किया था, लेकिन उसके बाद ये कार्रवाई तेज कर दी गई है। फिलहाल यहाँ पर अभी भी कुछ लोग रह रहे हैं और उनके सामने काफी बड़ी दुश्वारियां हैं। एक तो जो मकान गिरा, उसके बाद जो उनके मन में खौफ है उसको लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें हैं उनको, और उसके साथ ही साथ उनको दूसरी जगह किराए का कमरा ढूंढना पड़ रहा है और जो कि काफी महंगा है। तो दोनों तरफ से उनके अंदर एक खौफ है कि अगर यहाँ से जाएं तो कहाँ जाएं, और अगर यहाँ रह भी नहीं पा रहे क्योंकि जो हादसा हुआ है उसके बाद यहाँ के लोगों में डर का पूरा माहौल है, क्योंकि जो ये कॉलोनी है पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इसकी जो छतें हैं, दीवार है, सभी इस तरह की है कि कभी भी ये गिर सकती है। लेकिन लोगों की मजबूरी है, इतना ज्यादा उनकी इनकम नहीं है कि वो अलग जाके कहीं रहे, किराए पर रहे, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मजबूरियों का सामना करना पड़ रहा है उनको और उसकी वजह से यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन हमने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने इस हादसे के बाद किराए पर कमरा खोजना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं जो है कमरा किराए पर लिया जाएगा। आपसे कुछ ही देर पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पहुंचे थे और यहाँ जो मौजूद लोग थे उनसे बात की थी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो यहाँ के लोग हैं उनका नाम पता लिखकर उनको जो गरीबों के लिए कॉलोनियां मिलती हैं उसमें उनको समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल उन्होंने अभी आश्वासन यहाँ पर दिया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि डिप्टी सीएम यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो है फॉर्म भरने की बात कही है, लेकिन अभी चलिए, तो एक भरोसा, एक उम्मीद इस बात को लेकर भी है जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने, ब्रजेश पाठक ने यह आश्वासन दिया है कि जो गरीब तबके के लिए जो कॉलोनियां निर्धारित होती हैं उसमें समावेश किया जाएगा, यानी कि रहने का एक नया आशियाना मिल सकेगा और जिस तरीके से इनकी दरकार है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस मामले को लेकर। समाजवादी पार्टी के नेता मयंक यादव जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत रोहन सिंह से कर लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रोहन सिंह जी, जो ये मामला सामने आया राजधानी से, जर्जर हालत में ये कॉलोनियां और एक परिवार के 5 लोगों की इस मकान या ये कहें ये आशियाना गिर जाने की वजह से मौत हो जाती है और इसके बाद सरकार एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन्हें खाली कराए जाने को लेकर एक नोटिस थमा देती है। दिक्कतें अब ये सामने आ रही हैं इन गरीब परिवार के सामने कि अब नया आशियाना कहां और कैसे बसाएं, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर है, बहुत बेहतर नहीं है। जो 5,000 रुपए कमाता है वो 8,000 का रूम लेकर कैसे रह पाएगा? आप एक बात समझ लें, कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो ये कहती है कि हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसी कोई भी चीजें जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है उसके कारण अगर उसको नहीं पूरी होता है तो समाज में अव्यवस्था पैदा हो जाती है। तो ये राज्य की जिम्मेदारी होती है, राज्य की नागरिकों को ये मूलभूत सुविधाएं वो प्रदान करे। इंदिरा आवास योजना से लेके प्रधानमंत्री आवास योजना और तमाम योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने अपने अपने दौर में चलाई, लोगों को दिया जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर क्या कहते हैं, जो लोग
सड़क किनारे रहते हैं या झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनका नियमितीकरण किया जाता है, घर बनाए जाते हैं। आवास विकास परिषद इसलिए थी, आज भी काम करती है। अब ये रेलवे कॉलोनी का मामला उठता है कि यहाँ पर जो मकान जर्जर था, गिर गया, लोगों की जान चली गई। सब सरकार को संवेदनशील होना चाहिए था, इस मामले प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि लोगों की जान है, जरूरी है, तो नोटिस थमा देना इसका विकल्प था नहीं। लेकिन जो लोग ये फैसला लेते हैं उनके अंदर मूलभूत उस चीज की संवेदनशीलता का कमी है। वो लोग उस चीज को महसूस नहीं करते कि वो जो लोग हैं ये बाहर निकाल दिए जाएंगे तो ये कहाँ जाने वाले हैं। बारिश होगी और उनके सामान संपत्ति है, घर में बच्चे हैं, बच्चियां हैं और तमाम चीजें हैं। तो लेकिन अब होता क्या है कि संवेदनशीलता के स्तर पे हम सब लोग इतने शून्य होते जा रहे हैं कि महसूस नहीं होता। अब ये इतनी बड़ी, अब ऐसा भी नहीं है, संख्या लगभग 100-150 लोग हैं, अभी भाटी साहब भी बता रहे थे, और सही बात भी है। वो सारे लोग कहाँ जाएंगे, इसके लिए सोचना तो सरकार की जिम्मेदारी है। और जब तक कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था ना हो, मेरा तो मानना है कि उनको चाहे जिस तरह से भी सरकार उनका रहने का इंतजाम करे। बिल्कुल, वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद ही ये नोटिस थमाया जाना चाहिए था, आपके कहने का ये मतलब है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं जी, एक दर्शक जुड़े हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद आपका रुख करते हैं रोहन जी। सुरेश अवस्थी जी हैं कानपुर से, स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो रेलवे विभाग से नोटिस जारी की गई थी, तो नोटिस जारी करने से पहले परिवारों के लिए पहले, हेलो जी जी सुन पा रहे हैं। हाँ, परिवार के लोगों के लिए नोटिस जारी करने से पहले सरकार को उनको सुनिश्चित व्यवस्था करनी चाहिए रहने की। अगर कोई दुर्घटना घट जाती है या कोई घटना घट जाती है, उसमें सरकार मुआवजा देने की बात करती है। मुआवजा चलो बात की बात, जब आदमी कोई जिंदगी की मौत हो जाती है, नहीं तो उसकी व्यवस्था करना चाहिए रहने की, तब उनको नोटिस देना चाहिए। रेल विभाग से ही नोटिस जारी किया गया होगा या रेल मंत्री ने ही नोटिस जारी किया होगा। उनको पहले सोचने के 10 साल से आदमी रह रहा है। शुक्रिया सुरेश जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। तरुणिमा जी, आपका रुख कर लेते हैं। देखा जाए तो ये जो राजधानी से मामला सामने आ रहा है, वाकई सरकार की तरफ से पहले एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, इसके बाद ये नोटिस थमाना चाहिए था। क्या आपका भी यही मानना है? जी, बात यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है जुमलों की सरकार है। वो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अब देखिए, रेलवे ने क्वार्टर दिए थे और सरकारी क्वार्टर्स हैं, इतने पुराने हो गए, जर्जर, ना उनकी मरम्मत होती, ना उन पर ध्यान दिया जाता सरकार द्वारा। तो इस तरीके से काम चल रहा है। और पहली बात, नरेंद्र मोदी जब भी उत्तर प्रदेश आते हैं तो मोदी जी कभी बनारस, कभी गोरखपुर, कभी लखनऊ, ये कहते हैं कि हमने गरीबों को मकान दिए हैं। मकान की चाबी सबको मिल गई, दिवाली तक सबको मिल गई। कहाँ मिल गई बताइए? अगर सबको घर की चाबी मिल गई, सभी गरीबों को मकान मिल गया, तो ये कहाँ से इतने सारे गरीब आ गए जो टूटी हुई बस्ती में रह रहे हैं, जर्जर मकानों में रह रहे हैं और अपने जो मौत के साए में जी रहे हैं? ये कहाँ से गरीब आ गए? ये सरकार इसका जवाब दे। और पहली बात, नोटिस से लापरवाही है इस सरकार की, इस प्रशासन की। प्रशासन तब जागरूक होता है जब उसके पीछे से डंडा किया जाता है, ये काम कर रही है, तो जाकर बस जनता को परेशान करने का काम किया जाता है। अभी गाजियाबाद में एक रेलवे की जमीन थी जिस पर कुछ लोगों ने कुछ बना रखा था, उसे जाके नगर निगम तोड़ आई। बताइए, नगर निगम जब तोड़ने गई तो रेलवे के कर्मचारी आके कहते हैं ये जमीन तो रेलवे की है, ये नगर निगम की नहीं है। तो दोनों में झगड़ा हो गया। एक्चुअली में इनको खुद ही नहीं पता कि जमीन नगर निगम की थी या रेलवे की थी। तो इस तरीके से तो ये सरकार चला रहे हैं, ये लापरवाही के साथ पूरी सरकार चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मैंने 0 टॉलरेंस पे सरकार चला रहा हूँ, उत्तर प्रदेश चला रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो किसी के हाथ ही नहीं आते, कुछ भी वो नोटिस जारी कर देते हैं। उनको मालूम नहीं था। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर है तो वो उत्तर प्रदेश के प्रशासन में है। बिल्कुल, यहाँ के अधिकारी जो है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है और इस पर लगाम योगी सरकार नहीं लगा पाती है।
बिल्कुल, आते हैं वापस से चर्चा का रुख करेंगे। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, दर्शकों की राय भी ऐसे मामले को लेकर महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ चेन्नई से प्रेम जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं प्रेम जी। प्रेम जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए, मुझे लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है प्रेम जी से। अगले दर्शक कानपुर से गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय रख सकते हैं। मैं इन गरीबों की दशा देख के अत्यंत द्रवित हूँ और अत्यंत मैं भावुक भी हूँ। इसी देश में रोटी के लिए लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो गरीबों के मसीहा हैं और मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि चेयरमैन रेलवे को और मंत्री रेलवे विभाग को तुरंत निर्देश दें, वो लखनऊ जाकर इनकी समस्याओं को देखें, अलग से एक फंड तुरंत सैंक्शन करें और टेम्परेरी हटस्पॉट्स बना करके इनके जीवन को बचाएं, क्योंकि चौका बर्तन करते हैं, घर घर खाना बनाती हैं, जीवन गुजर गया इनकी पीढ़ियों का, इनका कोई जीवन में उत्थान नहीं हुआ। इस बात को नरेंद्र मोदी जी अपनी आंखों से स्वयं देखें, क्योंकि वो गरीबों के अगर मसीहा हैं, इन गरीबों पर दया करें, इनके लिए हटमेंट्स की व्यवस्था करके बाद में रिनोवेशन करें इन क्वार्टरों का। इनको इन्होंने चौका बर्तन करके जिनकी काटी, इनके पास कितना पैसा है जो अपना घर बसा लेंगे, आप इनको देखें। मैं नरेंद्र मोदी जी और मरम्मत का कार्य अगर समय रहते कि हुआ होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, जिस तरीके से इतनी जर्जर हालत में है ये कॉलोनियां। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गिरीश जी और ये राय साझा करने के लिए। और अगर देखा जाए जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये नोटिस रेलवे विभाग की तरफ से थमाया गया है, तो जाहिर सी बात है पहले रहने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए थी इन गरीब परिवारों की, इसके बाद ये नोटिस थमाया जाना चाहिए था। और अगर नोटिस थमा भी दिया गया तो रहने की उचित व्यवस्था, क्योंकि अब इन परिवारों के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि हम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे थे और अब हम कहां और कैसे अपना नया आशियाना बसाएं। इस बात को लेकर ये दरकार भी है सरकार से कि आर्थिक रूप से सहायता मिलनी चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लगातार कोई भी मकान होता है उसका स्वामित्व की अगर बात की जाए तो अगर किराए के भी मकान में कोई 20 से 25 साल तक रह जाता है तो वो मकान उसका अपना खुद का स्वामी बन जाता है और इस लिहाज से अगर उसे कोई खाली कराता है तो उसका बाकायदा मुआवजा देना होता है, ऐसा प्रावधान भी है। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये नोटिस थमाया गया है, ये क्वार्टर खाली कराए जा रहे हैं, तो इसका क्या कोई आर्थिक मदद नहीं होनी चाहिए, इस बात को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जिस तरीके से ये हादसा जो है राजधानी से सामने आया, इसके बाद ये नोटिस थमा दिया जाता है इन परिवारों को, और अब इन परिवारों के सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो इस बात को लेकर कि आखिर हम नया आशियाना कहां और कैसे बसाएं, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो इतनी दयनीय है, हम इतने सक्षम नहीं कि हम नया आशियाना बसा सके। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार मैम जी। मैम मैं तो 2 दिन से बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमारे 500 माननीय लोग कितने खुश होंगे, पूरे भारतवर्ष का रिप्रेजेंट करते हैं और वो अपने नए पार्लियामेंट में गए। छोटे पार्लियामेंट छू रहा था या उसको बनाना था और हमारे पीएम साहब ने उसको बना के उनको बैठने के लिए व्यवस्था कर दी। देखिए क्या, और दूसरी तरफ 5000 आदमी जो है उनकी दिक्कत के लिए कोई सोच ही नहीं रहा है। उनकी जर्जर अवस्था थी, अब मर गए आदमी फिर भी कोई नहीं सोच रहा है। कहने का मतलब ये है, मेन देखिए पहले हमारे माननीय लोग अपने लिए सीधा करते हैं, फिर गरीबों को लिए करते हैं, लेकिन बोलते क्या है, हम गरीबों की लाश पंक्ति तक खड़े हैं। इतनी शर्म की बातें, ये सामने सब चीजें आ रही है। अब कुछ भी बातें बोल लीजिए, लेकिन मैम कहने का मतलब ये है कि जो चैनलों पर दुष्प्रचार किया जा रहा है उसके लिए तो बड़ी शर्मनाक चीजें ये हो रही है। आज ही देखिए पार्लियामेंट में 550 माननीय लोगों के लिए 1000 करोड़ रुपए का खर्चा लगा के नया भवन बनाया गया, और ये 5000 फैमिली के लिए कुछ नहीं मैम।
देखिए इनकी अवस्था। बिल्कुल, देखिए, शुक्रिया प्रेम जी राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। ये गरीब परिवार हैं और जो इनकी दरकार है वो सरकार से सहायता की दरकार है कि आर्थिक रूप से सहायता दी जाए या फिर आशियाने की व्यवस्था की जाए ताकि हम उसमें शिफ्ट हो सके यहाँ से, क्योंकि खाली करने का जो नोटिस थमाया गया है 10 दिन का समय दिया गया है कि आपको इसी समय के अंतराल में आपको यहाँ ये जगह खाली करनी होगी। हमारे साथ सपा नेता भी जुड़े हुए हैं, मयंक यादव जी का रुख कर लेते हैं। हालांकि वो नहीं है, अगर जुड़ते हैं तो ज़रूर हम उनसे प्रतिक्रिया लेंगे इस मामले को लेकर। हमारे साथ लोटन राम निषाद जी भी हैं, सामाजिक चिंतक हैं। आपका रुख करते हैं, काफ़ी देर से आप इंतज़ार कर रहे हैं। लोटन राम जी, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जिस तरीके से ये नोटिस थमाया गया है सरकार की तरफ से, क्या अपेक्षा, क्या नज़रिया? 16 दिसंबर को जो फतेह अली तालाब कॉलोनी में जो घटना हुई वो बहुत ही मर्माहत करने वाली है जी। और उस कॉलोनी के बासिंदे जो है बेहद ही गरीबी का जीवन जी रहे हैं। उनको जो है कि सही तरीके से जो है जीवन यापन करने की भी समस्याएं, तमाम तरह की समस्याएं हैं। हर नागरिक को 5 मूलभूत जीवन की आवश्यकताएं होती है: रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा की। प्रधानमंत्री जी हर संडे को 2 करोड़ 12 लाख रुपया खर्च करके मन की बात करते। अभी आप देखिए होगी कि G20 का कार्यक्रम हुआ, 990 करोड़ का बजट था, लेकिन खर्चा आया 4120 करोड़ का। तो पानी की तरह जो है कि अपने को चमकाने के लिए जो सरकार पैसा बहाती है, तो ये भी भारत के नागरिक है। इन गरीबों की तरफ भी जो है सरकार का ध्यान जाना चाहिए और सरकार को बेहद संवेदनशील होकर के जो है कि उनकी आवासीय जो समस्या है उसका समाधान किया जाना चाहिए। हम तो देखिए अभी इधर सुशांतपुर सिटी के पास और मेदांता हॉस्पिटल है, वहां पीएम आवास योजना के तहत आवासों का आवंटन किया गया। मैंने तमाम लोगों से वहां पर पूछताछ किया तो 10% लोग भी जिनके नाम से आवंटन हुआ है जी, उन आवासों में न रह करके वो किराए पर उसको जो है 6,000, 7,000, 8,000 रुपया में उठा दिए हैं जी। वही ये हकीकत है जी। की भी रही। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि ये रेलवे कॉलोनी ने रेलवे विभाग ने जब यह घटना 16 दिसंबर को होती है तो उसका ध्यान उस जर्जर कॉलोनी की तरफ जाता है और 10 दिन में खाली करने की नोटिस जारी की जाती है। सरकार को तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके वैकल्पिक आवासीय व्यवस्था किया जाना चाहिए, क्योंकि वह भी भारत के नागरिक है, हमारे समाज के अभिन्न अंग है। और देश के प्रधानमंत्री तो अपने को गरीब माँ का बेटा, अपने को चाय बेचने वाला बताते हैं। तो गरीबों की कम से कम समस्याओं का समाधान के लिए प्रधानमंत्री जी को जो है कि आगे आना चाहिए। अभी देखा गया कि 5,000 करोड़ एक न्यूज चैनल के मालिक थे, नाम नहीं लेना उचित समझूंगा क्योंकि आप भी चैनल चलाते हैं जी, कि उनका 5,000 जो है बकाया को जो है कि माफ कर दिया गया। तमाम लोग 39 जो भारतीय बैंकों के कर्जदार थे वो भगोड़े बन करके जो है कई हजार करोड़ रुपया जो है वो लूट करके सभी भाग गए। तो उनके लिए सरकार तो उनका बकाया है और कर्जा जो है बच्चा खाने में डाल देती है क्योंकि उनके अपने लोग हैं। ये सरकार नारा देती है। बिल्कुल, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, जायज है ये जी। मेरा निवेदन है कि डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार तो राम राज की बात करती है। दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय योजना को बड़ा बढ़ा करके व्याख्यान दिया जाता है। तो यह दीनदयाल जी की जो मीमांसा थी अंत्योदय की, समाज के एकदम बिल्कुल निचले पादान के लोगों की, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तब ये रामराज की परिकल्पना जो की गई, रामराज की परिकल्पना जो है कि कारगर रास्ते पर जा सकती है। केवल भाषण से न तो प्रदेश का कल्याण होने वाला है न तो देश का विकास होने वाला है। जब तक कि हमारे समाज के वंचित लोग हैं, गरीब गुरबा समाज के लोग हैं, उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था सरकार नहीं करा पाती है, जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारती है। बिल्कुल। तो केवल जो है टीवी चैनलों पर जो है चेहरा चमकाने से और प्रिंट मीडिया में जो है बड़े बड़े विज्ञापन छपवाने से जो है ये देश का विकास नहीं होगा, न जनता की तरक्की होगी, न जनता की भलाई होगी। बिल्कुल, ये जो बिंदु आपने उठाए हैं वाकई जिस तरीके से करोड़ों रुपए ये कहा जाए खर्च किए जाते हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा भी अगर इन गरीब परिवारों को, मुझे लगता है, इनके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक
जो है इनकी समस्याएं कम हो जाएंगी और फिर जो ये कहा जाता है कि गरीबों के मसीहा बनने की बात सत्ता पक्ष की तरफ से निकलकर सामने आती है तो वो कुछ हद तक जरूर सार्थक होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से, घटनास्थल से, पवन तिवारी जी। पवन तिवारी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पर जो परिवार है इन्होंने क्या इस बात की दरकार नहीं की, मांग नहीं की, जैसा कि आपने बताया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी भी यहाँ पर गए हुए थे, आश्वासन भी दिया कि सुनिश्चित किया जाएगा इनके रहने का जो आशियाना है, लेकिन फिर भी इससे पहले तब तक के लिए या ये कहां और कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे? क्या इन्हीं जर्जर कॉलोनियों में रहेंगे? अनम्यूट करिएगा। अभी हमने यहाँ कॉलोनी वासियों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये लोग अपना रहने के लिए दूसरा आशियाना किराए के रूप में ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो इनकी इनकम है उससे ज्यादा कई कमरे का किराया है, जिसकी वजह से इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार ही उनकी कोई मदद करे। जिस तरह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए थे तो इनको कहीं ना कहीं उससे उम्मीदें बंधी है, लेकिन इनका साफ तौर से कहना है कि कॉलोनी की बात उन्होंने की है लेकिन उसमें काफी समय लग जाएगा, लेकिन तब तक हम लोग कहाँ रहें और किस तरह गुजारा करें, ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि जो ये मकान है ये जर्जर अवस्था में है और जिस तरह से ये हादसा उसके बाद इसके अंदर बिल्कुल हादसे का डर भी है इन लोगों के जहन में। पवन, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ मयंक यादव भी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। आपका रुख करेंगे मयंक जी। देखा जाए जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां पर अब ये जो परिवार हैं अब नए आशियाने की तलाश में हैं, और वो इसलिए क्योंकि सरकार ने अब नोटिस थमाया है, खाली करने का नोटिस थमाया गया है रेलवे विभाग की तरफ से। तो जाहिर सी बात है चिंता का भी विषय है कि क्योंकि ये गरीब परिवार हैं और लंबे अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं, हादसे का डर भी है इनके जहन में। क्या इसी तरीके से बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के इन्हें नोटिस थमाया जाना चाहिए था? क्या कहता है आपका नजरिया? अनम्यूट करिएगा। मयंक जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करिएगा। चलिए, मयंक जी की आवाज़ नहीं मिल पा रही है। इस तकनीकी खामी को तब तक के लिए आप ठीक करिए, हम दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ रोहन सिंह जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। जिस बात से जो सामाजिक चिंतक हैं, इन्होंने जो चिंता व्यक्त की, जो बिंदु इन्होंने उठाए, उन बिंदुओं से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि ये जो बातें हैं, करोड़ों रुपए किस तरीके से खर्च किए जा रहे हैं और जिस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है, क्या वाकई उस माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वाकई गरीबी दूर हो रही है? मैम, पिछले 10 सालों में जब से नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में आई, उसके बाद से देश में गरीबों के जो संख्या है, जो एक्यूरेट नंबर्स में है, वो भी बढ़ी है और परसेंटेज में भी बढ़ी है। अब रही बात ये कि रिवाइज जो पॉवर्टी लाइन को रिवाइज करने के जो बातें थी, उन्होंने इसका रिवाइज किया नहीं। मेथड जो थे परचेज पावर पैरिटी और कैलोरी कंजम्पशन, उस पर भी इन्होंने कोई सही काम किया नहीं। बेसिकली इन्होंने आंकड़े छुपाए और फजिंग करी है। पर जो सबसे बड़ी बात है कि नीति नियंता जो होते हैं, जो नीतियां बनाते हैं, जो शासन व्यवस्था लागू करते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है राष्ट्र की, उनको देखना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ी आबादी है जो अगर बगैर घर के रहेगी तो अव्यवस्था समाज में पैदा होगी ना। इसी समाज में ही व्यवस्था पैदा हुआ, हम कहीं नहीं जा रहा है। जैसे लोगों को अगर आप पढ़ाएंगे, सरकारें क्यों पढ़ाती हैं, अनिवार्य शिक्षा क्यों देती हैं? क्योंकि वो बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो कल के दिन में समाज में को ही पीछे ले जाएंगे। उसी तरह से एक जो बहुत बड़ी आबादी जो रहने से महरूम हो जाए, या फिर क्या कहते हैं, और जो बेसिक जरूरतें उस दूर हो जाए, तो फिर समाज की अवस्था, राष्ट्र की विफलता है। हमारा जो लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में जब लोगों ने जान दी, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी, उन्होंने कुछ सोचा था, कोई विचार था जिसके कारण ये सारी चीजें हुई थी। और वो
विचार था कि देश की जो बहुत बड़ी आबादी जो कमजोर है, जो काबिल नहीं है, उसको राष्ट्र की जिम्मेदारी होगी कि वो उनको वो चीजों को पूरा करेगा, उनकी ताकत राष्ट्र बनेगा। ये आजादी के बाद से लेके 47 के बाद से लेके आज तक के दौर में यही होता आया है। और ये जैसे जैसे कॉर्पोरेट मजबूत होता जा रहा है, जैसे जैसे चीजों का बाजारीकरण हो रहा है, वैसे हर चीजों को पैसे से तौला जा रहा है, प्रॉफिट लॉस से सोचा जा रहा है, जमीन को जमीन की कीमत से सोचा जा रहा है। अभी आप जो कॉलोनियां खाली हो रही है, हम और आप यहीं रहेंगे सोनी जी, हम आप 2 साल बाद देखेंगे वहां पे कुछ और बन चुका होगा, और ये जो विस्थापित हो चुके हैं ये तब कई भटक रहे होंगे। और ये कहानी पूरे देश में है, लखनऊ में हो और सारे राज्यों में, ये हर जगह। ठीक है, कुछ भी अगर आप खाली करवा रहे हैं, आप कोई ऐसी रणनीति लेकर चल रहे हैं, तो आप इन परिवारों को आशियाना नया बना कर दीजिए, आप इससे कम बजट में दीजिए, क्योंकि ये 40-40 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अब इनके सामने एक बड़ी समस्या सबसे ज्यादा यही खड़ी हो रही है कि हम नया आशियाना कैसे और कहाँ पर बनाएं। मैम एक बात और है सोनी मैम, आपका 1 मिनट और चाहूंगा। बात ये होती है मैम कि क्या कहते हैं, एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की जब आप जो बात आप कह रही है, जब ये प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कहते हैं कि मैंने 20 करोड़ लोगों को चाबियां दे दी, वो चाबियां कहाँ दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं आप? वो कौन लोग हैं जिनको चाबियां मिल रही है? हमारे सामने वो लोग खड़े हैं जिनको जरूरत है, अपने सामने मैं देख रहा हूँ सड़कों पे भटकते हुए। एक आप सड़कों पे निकलेंगे रात में, देखें कितने सारे लोग फुटपाथ पे सोते हैं, दिन भर रिक्शा चलाते हैं। वो बहुत बड़ी आबादी है जो दिखती नहीं है, दिन भर आपका लिए काम करती है, शाम को उन्हीं सड़कों पे सो जाती है। वो आबादी को खाना खा रही है, सड़कों पे उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, सड़कों पे उनके बच्चे बड़े हो गए, फिर वही काम में लग जा रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ हम G20 जैसे सफल आयोजन का जिक्र करते हैं, चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाते हैं, और दूसरी तरफ जब ये गरीबी की तस्वीर सामने आती है, जो झुग्गियों और झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं, वाकई कई सवाल खड़े होते हैं उस मंशा को लेकर जो कहा जाता है कि गरीबी दूर हो रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।